नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनके रे डायग्राम, उनकी इमेज फॉर्मेशन, मैग्नीफिकेशन और उसके एग्जाम्पल पढ़े। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा वर्डिंग्स में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन वैसे बहुत डिफरेंस है। क्या होता है? लाइट सीम्स टू ट्रैवल along straight line paths in a transparent medium. What happens when light enters from one transparent medium to another? वन ट्रांसपेरेंट लाइट स्ट्रेट लाइन में पास होती है, ये शुरुआत में ही हमने देखा। अब लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे तो क्या चेंजेस आएंगे, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। अब क्या मीडियम होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन? वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। You might have observed that the bottom of the tank or a pond containing water appears to be raised. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appears raised when viewed through the glass slab. Why does it happen? Have you seen a pencil partly immersed in water in a glass tumbler? It appears to be displaced at the interface of air and water. You might have observed that a lemon kept in water in glass tumbler appears to be bigger than its usual size when viewed from the sides. एंड हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब ट्रैवल करती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। क्या वो स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करती है या फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। और जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने घर पर भी कर सकते हो। आपके घर में अगर कांच का ग्लास है तो उस ग्लास में पूरा पानी भर दें और उसके अंदर एक पेंसिल डुबा दें, और आप जो देखेंगे कुछ ऐसा देखेंगे। मान लो ये आपका एक कांच का ग्लास है इस तरीके से, और इसमें ऊपर तक आपने पानी भरा हुआ है। जब आप इसके अंदर पेंसिल डुबोएंगे तो मान लो कि पेंसिल आपकी इस तरीके से रखी हुई है, लेकिन अंदर देखेंगे तो पेंसिल ऐसी हो जाएगी। मतलब पेंसिल आपको ऐसी दिखेगी, टेढ़ी। समझ में आया? अब क्या वो वाकई में टेढ़ी हो गई? नहीं, पेंसिल तो वैसी ही है, लेकिन वो आपको दिख ऐसी रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि जब आप अब यहाँ पर देखिए, इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है कि जो ये वाला मीडियम है जहाँ पर पेंसिल बाहर थी, ये मीडियम कैसा मीडियम है? एयर का मीडियम है। कैसा मीडियम है? एयर मीडियम। और ये जो अंदर वाला मीडियम है ये कैसा है? वाटर का मीडियम है। कौन सा मीडियम है? वाटर का मीडियम है। तो अब दोनों में क्या फ़र्क होगा और क्यों ये इस तरीके से दिखाई देगी, उसके बारे में ही हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक के लिए पढ़ना है। Let us consider the case of the apparent displacement of a pencil partly immersed in water. The light reaching you from the portion of the pencil inside water seems to come from a different direction compared to the part above water. This makes the pencil appear to be displaced at the interface. For similar reasons, the letters appears to be raised. Does a pencil appear to be displaced to some extent? If instead of water we use liquids like kerosene or turpentine, will the letter appear to rise the same height if we replace a glass slab with a transparent plastic slab? ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं जिसके अंदर आपको ये बोला गया है कि अगर मान लो कि आप जो आपने ये पानी लिया था, ग्लास में पानी लिया था, उसकी जगह पर अगर आप केरोसिन लें या फिर कोई टर्पेंटाइन ऑयल लें तो क्या यही सिचुएशन देखने को मिलेगी। उसी तरीके से आप जैसे सपोज़ करो कि आपने देखा होगा जब आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हो तो उसके अंदर आप टेबल होता है, टेबल के ऊपर कोई कागज़ रखा हुआ होता है और उसके ऊपर कांच रखा हुआ होता है। अब वो कांच रखा हुआ है तो उसके जो लेटर्स होते हैं, जो कुछ भी मैटर रखा हुआ है टेबल के ऊपर, कुछ भी जैसे मान लो कोई कैलेंडर डेट शीट रखी हुई है या फिर कोई भी मटेरियल रखा हुआ है, वो आप उसके जो लेटर्स होंगे थोड़े ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो उस कांच स्लैब के बजाय अगर आप प्लास्टिक का स्लैब रखोगे तब भी क्या ऐसा ही होगा। तो ये आपको कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं जिसके अंदर आपको देखना है। लेकिन अब सीधा हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब से किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है उस बारे में हम पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, लेट अस डू एन एक्टिविटी। हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी से पहले हम डायरेक्टली सीधा इस टॉपिक पर आते हैं, उसके बाद हम इसे देखेंगे। चलो, ये एक्टिविटी से रिलेटेड ही है तो पहले इसे देख लेते हैं। Fix a sheet of white paper on a drawing board using drawing pins. Place a rectangular glass slab over the sheet in the middle. Draw the outline of the slab with a pencil. Let us name the outline as A, B, C, D.
टेक 4 आइडेंटिकल पिंस, मतलब इसका जो सेटअप है वो किस तरीके से करना है वो हमें यहाँ पर बताया गया। जैसे ये इस तरह का सेटअप है हमारा। यहाँ पर आपको एक वाइट पेपर लेना है और एक ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब होता क्या है, ग्लास स्लैब का मतलब होता है जो कांच का पूरा बना हुआ, जैसे सपोज करो कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता एक रेक्टेंगुलर शेप में, वैसा ही पूरा कांच का बना हुआ, अंदर भी कांच, खोखला नहीं होना चाहिए, अंदर भी पूरा कांच का बना हुआ, उसे हम ग्लास स्लैब कहते हैं। ठीक है, तो वैसा ग्लास स्लैब हमने लिया इस तरीके। यहाँ पर आपको ए, फिर बी, सी, डी इस तरीके से नाम दे देना है और उसका जो आउटलाइन है वो इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिन लगाएंगे। पिन कौन सी, जो आप अपने स्कूल में देखते होंगे नोटिस बोर्ड पे जो पिन लगाते हैं ना, वो पिन लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से वो पिन लगाएंगे। अब ये पिन जो होंगी, ये वाली जो पिन होंगी वो इस तरीके से लगाएंगे, इस ग्लास स्लैब के अंदर से देखेंगे, इस ग्लास स्लैब के अंदर से देखेंगे और इस तरीके से देखेंगे कि ये चारों पिन एक लाइन में आ जाए, ये चारों पिन एक लाइन में आ जाए। कैसे, मान लो कि ये ग्लास स्लैब इधर रखा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये पिन पहले लगा दी और इस ग्लास स्लैब के अंदर से इस एक पिन यहाँ लगा देंगे और दूसरी पिन उसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये चारों पिन आपको एक लाइन में दिखाई दे, चारों पिन एक लाइन में दिखाई दे। जब आप उसे एक लाइन में लगा लोगे, तब जब आप नीचे से देख रहे थे, ग्लास स्लैब के अंदर से देख रहे थे, तब तो ये चारों आपको एक लाइन में ही दिखाई देंगी, लेकिन बाद में जब उसका रे डायग्राम बनाओगे, इस तरीके से लाइंस को जोड़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये चारों एक लाइन में नहीं है। नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनकी जो लाइट है वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्ट हुई है। रिफ्रैक्ट मतलब लाइट जो होती है अपने पाथ से चेंज हो जाना, लाइट का पाथ चेंज हो जाता है कब, जब मीडियम चेंज होता है, तब उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। वापस बता रहा हूँ, लाइट अपने पाथ से चेंज हो जाती है। ठीक है, लाइट ऐसे ही जा रही है, मान लो सपोज करो ऐसे ही जा रही है, उसके बजाय लाइट ऐसे चली जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। और ये होता कब है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट मूव करती है। अब मीडियम का मीनिंग क्या होता है कि जैसे एयर हो गया, एयर एक मीडियम हो गया, वाटर एक मीडियम हो गया। अब दोनों में क्या फ़र्क है भाई, एयर जो होता है, एयर के पार्टिकल्स, बचपन में आपने या फिर पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा, इस तरह के आप बॉक्स बनाते थे भाई, लिक्विड के लिए बॉक्स है, फिर एयर के लिए बॉक्स है। तो लिक्विड के लिए जो बॉक्स बनता था उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े पास पास में होते हैं, और उसी तरीके से जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से, मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, इसलिए इसको कैसा कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं। कैसा कहते हैं, रेयर मीडियम। और ये होता है डेंस मीडियम। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेंस मीडियम। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं वाटर का, अब यहाँ पर हमारे पास सॉलिड मीडियम तो है नहीं, सॉलिड मीडियम तो हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ किसका कंपैरिजन करेंगे, वाटर का और एयर का। किसका कंपैरिजन करेंगे, वाटर का और एयर का। ये क्या है, वाटर, ये हो जाएगा एयर। इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं और इसके पार्टिकल्स पास में हैं। ठीक है, मतलब देखो इतने ही बॉक्स के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं और यहाँ कम पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ कम पार्टिकल्स है इसलिए इसका प्रेशर भी कम होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेयर। ये कैसा मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप बात करो तो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास में हैं, इसलिए ये कैसा मीडियम हो जाएगा, डेंस मीडियम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डेंस मीडियम। हालांकि सॉलिड का मीडियम आपके लिए ज़्यादा डेंस होता है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर कंपैरिजन सिर्फ इन दो ही चीज़ों का करना है, इसलिए यहाँ पर एक रेयर हो जाएगा और डेंस मीडियम हो जाएगा। समझ आया, जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में होंगे वो क्या हो जाएगा, आपका डेंस मीडियम हो जाएगा, और जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे वो कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप क्लास में बैठे हो और क्लास में अगर मान लो कि सपोज करो कि कोई ऐसी बारिश जैसा सीज़न हो और बहुत ज़्यादा बरसात हो रही हो और क्लास में लगभग आधे से भी कम बच्चे आए हैं, तो आप आराम से एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है तो वो क्या हो जाएगा, आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। वही अगर सपोज करो कि सारे बच्चे आए हों, ठीक है, मान लो कोई एग्ज़ाम हो तो सारे बच्चे आए हों तो काफ़ी ज़्यादा डेंस हो जाता है क्लास। समझ में आया कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं और हर बेंच पे दो दो तीन तीन बच्चे हैं, डेंस हो गया।
ठीक है। उसी तरीके से सपोज करो कि आपकी स्कूल क्लास टीचर ने आपकी क्लास को मर्ज किया है, मतलब जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका और ज़्यादा डेंस हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से रेयर और डेंस की डेफिनेशन यहाँ पर आपको समझनी है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। In this activity, you will note the light ray has changed its direction at points O and O dash. Note that both the O and O dash lie on surface separating two transparent media. Draw a perpendicular NN dash to AB at O and another perpendicular MM dash to CD at O dash. The light ray at point O has entered from a rarer medium to a denser medium, that is from air to glass. Note that the light ray has bent towards the normal. At O dash, the light ray has entered from glass to air, that is from a denser medium to a rarer medium. The light here has bent away from the normal, and compare the angle of the incidence with the angle of refraction at both refracting surfaces AB and CD. अब आते हैं हमारी इस डायग्राम पर। देखो, पहले तो हमने क्या क्या बनाया उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ABCD ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। एक पिन यहाँ पर E पर है, एक पिन यहाँ पर F पर है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये है। और इसके बाद एक जो क्या नाम है G और एक H, ये पिन है हमारी जो हमने यहाँ लगाई है। देखकर किस तरीके से देखा था हमने कि जैसे ये इस तरीके से ग्लास मीडियम रखा हुआ है और इसके पीछे की साइड में 2 पिन है और यहाँ से हम देखकर 2 पिन और लगा रहे हैं। इस तरीके से हमने इसे बनाया है, ठीक है। अब क्या करना है, इन सब को हमने जोड़ दिया। ये लाइन इस तरीके से जोड़ दी और ये लाइन इस तरीके से जोड़ दी। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे, ये वाली लाइन को इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन वो लाइन है जो इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाते हो, इस लाइन को सेम लाइन के साथ आगे बढ़ाते हो तो ये लाइन आपकी मिलकर आती है। मतलब इतना आपका क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। आपका जो रिफ्रैक्शन है वो कितना आ गया, इतना डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब देखो, ये रेयर मीडियम है क्योंकि एयर का मीडियम है। ये सॉलिड है, ये कैसा है, सॉलिड है। ग्लास है मतलब कैसा हो जाएगा, सॉलिड। तो ये कैसा हो गया, डेंस मीडियम हो गया। कैसा हो गया, डेंस मीडियम हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। ये कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम। अब दूसरा कि यहाँ पर देखें, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर आपने एक नॉर्मल बना लिया NN डैश और यहाँ पर भी आपने एक नॉर्मल बना लिया NN डैश, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है कि जब यहाँ पर आप गए, इस पोजीशन पर आप जा रहे थे, यहाँ पर आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी। अब ये लाइन देखो, ये आपका नॉर्मल है और ये नॉर्मल से जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन जा ऐसे रही है, मतलब टूवर्ड्स दी नॉर्मल आ रही है। कैसे आ रही है, नॉर्मल के पास में आ रही है। समझ आ रहा है भाई? देखो ये लाइन, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे ये लाइन ऐसे थी, ये आपकी सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है और ये ऐसे ही आ गई, जबकि जानी इसे ऐसा था तो नॉर्मल के करीब आ गया ना, नॉर्मल के करीब आ गया, इसलिए इसे क्या कहा गया, टूवर्ड्स द नॉर्मल। उसी तरीके से इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये लाइन ऐसे जा रही है लेकिन ऐसे आ गई, ठीक है। लेकिन जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये लाइन ऐसे जा रही है और उसके बाद ऐसे चली गई। जाना था इसे ऐसे लेकिन चली गई ऐसे, तो नॉर्मल से ये दूर जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टुवर्ड्स दी नॉर्मल। टुवर्ड्स दी नॉर्मल मतलब नॉर्मल के पास आना, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मतलब नॉर्मल से दूर जाना। और नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसलिए ये लॉजिक मैं आपको जो बना के दे रहा हूँ वो लॉजिक आपको ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले तो हम कहाँ से कहाँ गए, रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम में गए। तो हमारा जो लाइट है वो कैसा हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। कैसा आ रहा है,
टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब यहाँ पर हम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल में ऐसे जाना था, इसको ऐसे जाना था, लेकिन गया ऐसे, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या? DRA, ठीक है, DRA, ठीक है। अब ये क्या है? DRA और RDT। इसका मीनिंग होता है जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम में जाए तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, और डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम में जाए और तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम में जाए तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। इसको आपको याद रखना है, इसको हम कहते हैं LBH, मतलब लर्न बाय हार्ट, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। 1 मार्क्स में ये जरूर पूछा जाता है। आपको क्या याद रखना है? RDT और DRA। आपको DRA याद ना रहे तो W और लगा दो, ड्रॉ। जैसे कोई मैच होता है ना, मैच ड्रॉ होता है, तो वैसे ही ड्रॉ, ठीक है, लकी ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब DRA मतलब क्या हो गया? W तो आपका ऐसे ही है, कोई काम का नहीं है, ये तो इसी तरीका है, मैंने सिर्फ एक वर्ड बनाने के लिए लिखा है। बाकी आपको याद क्या रखना है? जब लाइट डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम में ट्रैवल करे तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, और जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम में जाए तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। इस बात को आपको याद रखना है। आई होप यहाँ तक समझ आ गए होंगे। ये लॉजिक आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही काम आएगा, और ये इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि जनरली इसमें कन्फ्यूज़न होता ही है, और कन्फ्यूज़न होता है इसीलिए एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैंने आपको ये लॉजिक बताया है। In figure 9.10, a ray EO is obliquely incident on surface AB called incident ray, O dash is the refracted ray, and O dash H is the emergent ray. You may observe that the emergent ray is parallel to the direction of the incident ray. Why does it happen? Extent of bending of the ray of light at the opposite parallel faces. AB air glass interface and CD glass air interface of the rectangular glass slab is equal and opposite. This is why the ray emerges parallel to the incident ray. However, the light ray is shifted sideward slightly. What happens when a light ray is incident normally to the interface of two media? Try and find out. देखो ध्यान से। अब सबसे पहले तो किसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, किसको इमर्जेंट रे कहेंगे, वो हम देखेंगे। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये वाला जो रे हो गया वो आपका कैसा हो गया? इंसिडेंट रे। ये हो गया आपका इमर्जेंट रे, कैसा हो गया? इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, अब देखो, अब ये वाले सरफेस के लिए, ये वाले सरफेस के लिए ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका इमर्जेंट रे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इमर्जेंट रे। और इसको आप रिफ्रैक्टेड रे भी कहोगे क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, मतलब अपनी पोजीशन से चेंज हो रहा है। अब ये लाइन जानी ऐसे थी, जानी कैसे थी? ऐसे थी, लेकिन ये लाइन जा ऐसे रही है। समझ आया ये चीज़? तो और दूसरा, आप ध्यान से देखोगे जहाँ से ये लाइट बाहर निकल रही है, जहाँ से ये लाइट बाहर निकल रही है वो, और ये जो एक्चुअल में बाहर निकल रही है, जहाँ से निकलनी चाहिए थी और जहाँ से निकल रही है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल हैं। कैसे हैं? पैरेलल। सो डिफरेंस कहाँ आया? सिर्फ थोड़ा सा उनका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया। समझ में? ये लाइन जानी ऐसे थी, जा यहाँ से रही है। क्लियर है ये चीज़? तो थोड़ा सा इनका डिफरेंस बस इतना ही आया, उसके अलावा ये सेम ही है। इन केस एक कंडीशन आपको यहाँ पूछी गई है कि अगर ये लाइट ऐसे ऑब्लिकली बेंट होने के बजाय, ऑब्लिकली यहाँ पर इंसिडेंट होने के बजाय अगर ये नॉर्मल पर इंसिडेंट होती, एकदम सीधी इंसिडेंट होती, तो क्या होता? तो ये लाइट बेंट ही नहीं होती, सीधी सीधी चली जाती, सीधी सीधी यहाँ से बाहर निकल जाती। क्यों? क्योंकि वो एंगल तब बनाएगी ना जब वो नॉर्मल से कोई एंगल बनाती होगी। इंसिडेंट रे का अगर कोई एंगल होगा तभी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। अब इसका तो कोई एंगल ही नहीं है, 90 डिग्री एंगल है, जो कि आपका नॉर्मल का भी, भाई नॉर्मल का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पर ही आप फॉल करा रहे हो तो नॉर्मल से अवे और टूवर्ड्स जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आया? भाई देखो, जितना यहाँ एंगल है, इंसिडेंट एंगल है, उतना ही तो आपका ये एंगल होगा, उतना ही तो आपका ये एंगल होगा। लेकिन यहाँ पर तो एंगल ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये सरफेस है, नॉर्मल भी यहाँ पर है, लाइट भी यहाँ पर है, तो एंगल आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल के साथ ज़ीरो हो गया, और ज़ीरो एंगल है इसलिए वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था।
Now you are familiar with the refraction of light. Refraction is due to change in the speed of the light as it enters from one transparent medium to another. Experiments show that refraction of light occurs according to certain laws. अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन होता है चेंज इन स्पीड की वजह से। किसकी वजह से? चेंज इन स्पीड की वजह से। जैसे सपोज करो कि आप मान लो किसी मंदिर में गए हो, मंदिर में बहुत भीड़ है, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। वहीं अगर मंदिर खाली है तो आप फटाफट चले जाओगे। तो वैसे ही अगर आप रेयर मीडियम में लाइट जब ट्रैवल करती है तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, मतलब वो रेयर मीडियम लगभग खाली होता है, जिसकी वजह से लाइट बहुत स्पीड में चली जाती है। और वही अगर आप डेंस मीडियम की बात करो या फिर सॉलिड मीडियम की बात करो तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं और उसी वजह से लाइट को जाने में थोड़ी समय लगता है। और इसी स्पीड की वजह से लाइट क्या होती है? बेंड होती है। इसी स्पीड की वजह से क्या होती है? लाइट बेंड होती है। जैसे यहाँ लाइट जो थी वो फुल स्पीड में आ रही थी, क्यों? क्योंकि यहाँ रेयर मीडियम है, लेकिन ग्लास में उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वो डेंस मीडियम है, कम हो जाएगी तो उसकी जो एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जब ये ग्लास मीडियम से रेयर मीडियम में वापस आएगी तो उसकी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी और इसी वजह से ये कहाँ जा रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। क्लियर है ये चीज़? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ लॉज हैं वो फॉलो होते हैं। अब वो कौन से लॉ हैं उसके बारे में हम देखते हैं। द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब कौन कौन से लॉ हैं? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसफर मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन। अब क्या क्या हो जाएगा? एक तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके? ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? सेम प्लेन पर है ना, सेम प्लेन पर है। समझ में कैसे हो जाएंगे? सेम प्लेन पर हो जाएंगे। ये आपका पहला लॉ है। दूसरा क्या है? the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and the given pair of media. The law is also known as Snell's law of refraction. This is true for angle 0 to 90 degree. If I is the angle of incidence and r is the angle of refraction, then sin I by sin r is equal to constant. अब इस पॉइंट को मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको नहीं समझा रहा, क्यों? क्योंकि मैंने आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो टॉपिक नहीं पढ़ाया है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है और कॉट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। साइन ऑफ, अभी फ़िलहाल आपको इतना ही याद रखना है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल कैसे होंगे? सेम प्लेन पर होंगे। दूसरा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपके दो नियम है। द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। लेट अस स्टडी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम, तो इस तरीके से ये है। और आपको अगर नहीं समझ आया हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो टॉपिक है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।